ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार। हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा बड़ा बयान दीपेंद्र हुड्डा आज हिसार की धरती के ऊपर दे करके गए हैं और लोगों को आश्वस्त करके गए हैं कि बदलाव जरूर आएगा। परिवर्तन यात्रा कितनी कर लो लेकिन परिवर्तन जरूर आएगा और परिवर्तन आएगा कांग्रेस का। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ये जनसभा करने से क्या हरियाणा के अंदर परिवर्तन आ जाएगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी जो है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी यही दावा किया था कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की कुर्सी के ऊपर बैठने वाले हैं। वहीं पार्टी की ही कुमारी शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है, उन्होंने ये कहा कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष किस हक से ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठेंगे, क्योंकि ये तो हाई कमान तय करेगा। जब खुद की ही पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा गुटबाजी हो तो किस तरीके से एक पार्टी आगे चल पाएगी। खैर आप लोग तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा हिसार की धरती के ऊपर पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दूं कि हिसार में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और इस जनसभा को नलवा क्षेत्र में पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के आज 6 कार्यक्रम है। इससे पहले दीपेंद्र ने 28 मई को उकलाना में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी भाग लिया था। कुमारी शैलजा ने उकलाना क्षेत्र का भी दौरा किया। इसके तुरंत बाद पिछले 10 दिनों में दीपेंद्र दूसरी बार हिसार में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी को देखते हुए कुमारी शैलजा ने 5 जून को उकलाना में कई गांवों का दौरा किया था। आदमपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी जब से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को दी थी, तब से उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने आदमपुर में डेरा ही डाल दिया था। वहीं बावजूद इसके कांग्रेस जो है वो उपचुनाव हार गई थी। इसके बाद से दीपेंद्र लगातार हिसार क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, जिससे कांग्रेस के दूसरे गुटों में भी चिंता बढ़ रही है। वहीं अलग अलग जगह से लोग जो है आज यहाँ पर पहुंचे, आपको सुनाते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कटाक्ष किया है सरकार के ऊपर। रिकॉर्ड तापमान में और इतनी देर से आप लोग बैठे और इस सभा का समय मैं समझता हूँ 10 बजे का समय था, अब 2 बजे का टाइम हुआ है। तो इतना तो मैं 1 दिवसीय धरना इसको कहूँगा इस सरकार के खिलाफ। और आज शुरू तो करी थी हमने सभा का आयोजन करी थी हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ हमारी बेटियों का अपमान हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों का तिरस्कार किया जा रहा है दिल्ली में, और कल हमारे किसान भाइयों पर शाहबाद कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज और लाठी बरसाने का काम इस सरकार ने किया। तो आज ये सभा हाथ से हाथ जोड़ना होकर हमारे किसानों के, हमारी बेटियों के पक्ष में एक महापंचायत और 1 दिवसीय धरने का रूप इसने दिया है। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। हम ऐसे समय में आजाद नगर के कम्युनिटी सेंटर में आप और एकत्रित हुए हैं। जब 8-14 से पहले देश में विकास के मामले में हर मापदंड में देश में पहली पंक्ति में खड़ा दिखाई देता था। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे थे हरियाणा। 2014 से पहले प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे। खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा की नीति की गूंज पूरी देश के कोने कोने में सुनाई देती थी। किसान की कल्याणकारी नीतियों और फैसलों में चाहे वो 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात रही हो, चाहे 250 करोड़ के कॉपरेटिव के कर्जे की माफी की बात रही हो, चाहे ब्याज कॉपरेटिव के कर्जे पे ब्याज को 0% पे करने की बात रही हो, देश के कोने कोने में किसान के हकों के फैसले की पुकार जाती थी। हरियाणा गरीब, चाहे वो गरीब की कल्याणकारी योजना हो, देश में सबसे आगे हरियाणा दिखाई देता था। चाहे वो गरीब को 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो जो हमारे समय में 3,95,000 परिवारों को मिले, चाहे वो इंदिरा गांधी तेजस्वी योजना के माध्यम से 2.5 लाख गरीब परिवारों को मकान की किस्त देने की बात हो, चाहे वो 1वीं से 12वीं क्लास तक पूरे देश में एकमात्र प्रदेश हरियाणा जहाँ 1वीं से 12वीं क्लास तक गरीब के बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफा मिलता है। आज तक भी किसी और दूसरे प्रदेश में मुफ्त शिक्षा तो हो सकती है मगर वजीफा नहीं मिलता, और उस समय वजीफे का फैसला हुआ था, आपको याद होगा। चाहे वो पानी की पीने की टंकी टूटी की बात हो, चाहे वो राशन कार्ड पर अनाज के साथ तेल, चीनी और दाल की बात हो तो इस सरकार ने काम किया, और चाहे वो विकास दर की बात हो, यानी कि गाँव से लेकर शहर तक जो भी
जो सारे गलवा हल्के के और आजादनगर के सारे काम दिलवा रहे थे, तो वो विकास दर की बात है। विकास दर में भी देश में 2010 से 14 तक हरियाणा देश में नंबर 1 पे था। आपस में 10 साल भाईचारा, आपस में खुशहाली, 10 साल में किसी वर्ग को कोई धरना नहीं देना पड़ा, कोई सड़क पर नहीं आना पड़ा, न किसी खिलाड़ी को सड़क पर आना पड़ा, न किसी बेटी को, न किसान को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, न कहीं सरकार को लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी, न कहीं सरकार गोली चलाने की जरूरत पड़ी। 10 साल तक खुशहाली की तरफ हरियाणा गया। लेकिन आज वही हरियाणा, लोगों ने सोचा अच्छे दिन के वादे भाजपा को न्याय करके दिखाएगी बीजेपी, अच्छे दिन लाएगी, महंगाई को कम कराएगी, जो 400 रुपए पे सिलेंडर था उसको और सस्ता कराएगी, 50 रुपए पे जो डीजल था वो और सस्ता करवाएगी। लेकिन सत्ता में बीजेपी आ गई, खट्टर साहब को मौका मिला, लेकिन 9 साल में वही हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज विकास में तो 19वें पायदान पे विकास दर में, ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग केंद्र का बता रहा है। और नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 का हरियाणा कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हम बसे हुए हैं। रोजगार देने में सबसे आगे हरियाणा होना चाहिए, लेकिन आज बेरोजगारी में नंबर 1, क्योंकि निवेश हुआ नहीं, न कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, न कोई थर्मल का कारखाना लगाया, न कोई इंडस्ट्रियल एरिया बसाया, प्राइवेट के अंदर रोजगार और न ही सरकारी रोजगार। 2 लाख के करीब या तो पद रिक्त गए, समाप्त कर दिए गए, जो कोई पद थे उनको कच्ची भर्ती में बदल दिए, कौशल निगम के आधार पे पक्की भर्ती होती थी। केंद्र में फौज की 5,500 फौज हर साल हरियाणा से भर्ती होकर जाते थे बच्चे, हर आजादी से लेकर, और 2020 तक आज वो भी पक्की भर्ती कच्ची बदल दी गई, अग्निपथ योजना, कौशल योजना और एक आदि कोई लिस्ट। जब ये कोई पक्की भर्ती निकलती भी है तो एक के बाद एक घोटाले, कोई भर्ती घोटाला, कोई पेपर लीक घोटाला, SC/ST के दफ्तरों में 1.5-2 करोड़ रुपए की बरामदगी, ऐसे अफसरों के पास जो मुख्यमंत्री जी ने जिनको खुद लगाने का काम किया। और अगर फिर भी कोई लिस्ट निकल जाती है तो उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों की हरियाणा में नियुक्ति हो जाती है। ऐसी सरकार जो हरियाणा के बच्चों को हरियाणा में रोजगार देने के अधिकार को सुरक्षित न कर पाए, उससे आप क्या, मैं अभी राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था अमेरिका में जाने का मुझे अवसर मिला, पिछले 2-3 दिन से 3-4 दिन से अमेरिका में था। वहां बहुत से हरियाणा के बच्चे मिले और मेरे को ये बताया, वहां के लोगों ने आकलन करके पिछले 1 साल में 15,000 बच्चे हरियाणा के, जो कि अलग अलग तरीकों से अमेरिका के अंदर पहुंचे। केवल अमेरिका की मैं बता रहा हूं, कितनी निराशा होगी हरियाणा के युवा के दिल में कि नौकरी नहीं मिल सकती हरियाणा में, कि कोई आज नशे की तरफ जा रहा है तो अपराध की तरफ, और कोई घर बार बेचकर सब कुछ बेचकर बाहर के रास्ते खोज रहा है। जहाँ कंपटीशन सेंटर होते थे हर शहर में हरियाणा के, वहाँ बाहर भेजने के लिए एलईटी सेंटर खुल गए। आज ये स्थिति में हरियाणा के नौजवान को कहना चाहता हूँ, आप धैर्य रखिए। इन्होंने तो बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा, लेकिन आप धैर्य रखिए, समय का चक्कर घूमेगा, बदलाव होगा, परिवर्तन आएगा, हरियाणा में बदलाव होगा। ये सरकार जाएगी आपके आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हरियाणा के नौजवानों के इरादों की सरकार आएगी। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज हरियाणा महंगाई में नंबर 1। 400 रुपए सिलेंडर होता था, नारा था महंगाई की बहुत हुई मार, अच्छी बात बीजेपी सरकार, आज सिलेंडर 400 रुपए सस्ता हुआ, महंगा मुझे ज्यादा आप जानते हो। आज हरियाणा भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे पहुंच गया। सबसे कलंकित अगर किसी एक प्रदेश को होना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के मामले में तो हरियाणा को, क्योंकि ऐसी सरकार बन गई है, खासतौर पर गठबंधन सरकार, ये बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने हरियाणा को भ्रष्टाचार की गिरफ्त में लेके जाने का काम किया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर गठबंधन बना। हरियाणा को लूटने की छूट है, हरियाणा को लूटने के लाइसेंस को लेकर जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया। ये ऐसा गठबंधन है, लोगों के भावनाओं से भी लोगों से विश्वासघात करके गठबंधन बना है। इसकी गवाही अगर कोई दे रहा है तो हिसार लोकसभा क्षेत्र इसकी गवाही दे रहा है, इस गठबंधन की, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की मात्र 3 सीट आई, 6 सीट विपक्ष को मिली। लेकिन अभी पीछे जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो 9 के 9 विधायक, चाहे कोई जेजेपी से जीता हो या चाहे कांग्रेस से, आजमपुर से उस समय कुलदीप बिश्नोई जीते थे,
विधायक लोगों ने 6 विधायक बीजेपी के खिलाफ जिताए हिसार के लोगों ने, मगर सबने अपने सौदे कर लिए। किसी ने भ्रष्टाचार के मुकदमे दबाने के लिए सौदे कर लिए, तो किसी ने भ्रष्टाचार के आगे भ्रष्टाचार की लूट मचाने का समझौता कर लिया। सबने जाकर समर्थन दे दिया खट्टर साहब को, बीजेपी को, दुष्यंत चौटाला से लेकर कुलदीप बिश्नोई तक। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इन्होंने तो समझौते कर लिए होंगे, मगर हिसार की जनता ने कोई समझौता नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, हिसार की जनता इनके खिलाफ खड़ी थी 2019 में, फिर भी 3 सीट दे दी थी इनको। अगर अब चुनाव होगा तो 9 में से मुझे विश्वास है 9 की 9 सीट हिसार से बीजेपी खिलाफ जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगी। जो विश्वासघात हुआ इसका बदला लिया जाएगा। जेजेपी पार्टी पिछली बार भी लोग बड़े दुखी थे बीजेपी से, 2014 से 19 तक खट्टर सरकार से बहुत दुखी थे, बदलाव चाहते थे। 2019 में जब चुनाव हुआ, नारा था बीजेपी का 75 पार, था कि नहीं था नारा 75 पार का? नारा था 75 पार। 2019 के पिछले इलेक्शन में टीवी दिखा रहा था 85 पार, लेकिन हरियाणा का मतदाता कुछ और चाह रहा था। नतीजा आया 40 पे सुई रुकी, बराबर में कांग्रेस आगे खड़ी हो गई 31 सीट पे कांग्रेस। अगर लोगों को पता होता है इतना नजदीकी मामला है तो लपेट लेते लोग, यह बात है, लपेट लेते नहीं लपेट लेते। बराबर आगे कांग्रेस खड़ी हो गई। 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट किसी बड़े छोटे गांव से भी 3900 वोट आजादनगर की वोट कई गुना है। 3900 वोटों का फर्क रह गया। 3900 वोट अगर हमारी जगह आती तो कांग्रेस की 36 और बीजेपी की 33 सीट आती प्रदेश के अंदर, लेकिन बराबर का बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली। 75 पार के नारे की हवा निकल गई, और जब हवा निकल गई तो एक पार्टी के हाथ में बात आ गई। 10 जिसके विधायक थे, जिस पार्टी का नारा था बीजेपी को करो जमुना पार, जमुना पार का नारा था कि नहीं था जेजेपी का? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे। कहता था जमुना पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, बन गए कि नहीं बन गए पक्के यार। और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता करी हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, जेजेपी के उचाना से जीते दुष्यंत चौटाला जाके उचाना में सवाल पूछा उनने, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा लोगों से, लोगों ने कहा कि जमुना पार का नारा था, कुछ भी कर लेना, लेकिन बीजेपी को जाके समर्थन नहीं देना। लोगों ने वहां पर ये कहा था कि नहीं कहा? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीवी ने दिखाया, पूरे उचाना में खड़े होकर कहा। वहां से उचाना से चल के जींद में आए, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो 5100 पेंशन देगा हम उसका समर्थन करेंगे। 31 विधायकों ने दिल्ली में उनका साहब के साथ बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का पहला घोषणा पत्र की बिंदु पर लिखा हुआ 5100 पेंशन और तारीख लिखी हुई है 1 नवंबर 2019। आप हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन आज से 4 साल पहले मिल जाती, 5100 पेंशन देंगे। लोगों ने बीजेपी के खिलाफ आपके 10 MLA जिताए, लेकिन जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे उन्होंने करी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। जींद से गाड़ी चली, रोहतक और बहादुरगढ़ तक तो गाड़ी रास्ते पे चल रही थी। दिल्ली के अंदर आते ही दिल्ली की टेढ़ी बेटी सड़कों पे गाड़ी रोलती बोलती चलती फिसलती बीजेपी के बाहर के आगे गाड़ी खड़ी होकर समर्थन डिक्लेयर कर दिया। और समर्थन डिक्लेयर कर गृह केंद्रीय गृह मंत्री के घर बोला भाई 5100 पेंशन का फैसला हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उस बात के 4 साल के बाद पूछना चाहता हूँ, अपने बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहता हूँ, अपनी बूढ़ी माँ से पूछना चाहता हूँ, वहाँ सारी 5100 पेंशन आई है कि नहीं आई है? मैं सच्चाई बच्ची को पूछना चाहता हूँ। आज ये तो धोखा है। एक ऐसी पार्टी जिसने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया क्या भाई 3 दिन वापस नहीं होंगे, फिर उसके बाद हमारे खिलाड़ी और बेटियों के साथ विश्वासघात किया कि जंतर मंतर पर बैठे, और बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने एक कानपुर के अंदर मेरी उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां पर एक बहुत मशहूर एक लड्डू की दुकान है, उस लड्डू की दुकान पर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भाई वो जो लड्डू की दुकान पर लिखा है वो इनको भी लागू है, कोई ऐसा बचा नहीं जिनको इन्हें ठगा नहीं। ठीक बात है कि नहीं ठीक बात? मगर ये ऐसे लोग फिर आएंगे, बीजेपी के इशारे पे बहुत आएंगे आपके बीच में।
बीजेपी के इशारे पे जो आज भाजपा की विरोधी लहर हरियाणा में चल रही है, हुड्डा साहब के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, उनमें बंटवारे के लिए आपके बीच में कुछ लोगों को बीजेपी के इशारे पे आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को खंडन करके दिखाएं। मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने तो फिर भी 6 घंटे लगा दिए बीजेपी को समर्थन देते देते, उतारा से लेकर दिल्ली तक। अगर इनकी इमेलों की आ जाती है सीट तो ये 6 घंटे की मिलाएंगे, 6 मिनट नहीं लगते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आपके बीच में आए। आज आपको और हमको बहुत लड़ाई लड़नी है, क्योंकि देश में साजिशें हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आपके हमारे खिलाफ ऐसी सरकार ये काम ना भी करते, हरियाणा का भत्ता बिठा दिया, विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1। लेकिन अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो आपका और हमारा मान सम्मान को, आपके हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिलाना काम किया। ऐसी सरकार, आपके हमारे मान सम्मान को कुचलने वाली सरकार, कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिस वर्ग को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आना पड़ा हो और उस वर्ग का अपमान इस सरकार ने न किया हो। प्रजातंत्र में ऐसी तानाशाही सरकार 1 साल तक किसान बैठा रहा आंदोलन में। किसान 1 साल तक अपनी मांग को लेकर आंदोलन इसमें लगा रहा कि सरकार की तरफ से उसका अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ। 750 शव धर्मों से वापस आए। किसी का बूढ़ा बाप था, किसी का बेटा था, किसी घर में छोटी छोटी बेटियां, एक घर में उनका साहब ने हमें भेजा, एक घर में हम गए। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख की आर्थिक मदद करके आए, मगर 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द निकले। कैसी सरकार! मेरा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं देश की संसद में आज प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में एक सदस्य हूँ और पिछले 19 साल से सबसे बड़ी पंचायत का मैं सदस्य हूँ। शायद मेरी उम्र में देश में इतना अवसर किसी को ना मिला हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि ऐसे समय में मैं देश की संसद में था जब किसान आंदोलन चल रहा था। मैं संसद के अंदर जाता था, हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के। मैं अंदर जाता था और ये कहता था कि किसान की बात नहीं मानते तो कम से कम किसान को इंसान मानो, कि देश का नागरिक मानो। ये बैठे 5 किलोमीटर दूर संसद भवन के हमारे चाचा ताऊ हैं, हमारी चाची ताई बैठी हैं। ये अपना घर बार छोड़ के बैठे, इनको इन पे इतनी बेरहमी नहीं की जाए तो मजाक उड़ाया जाता था बीजेपी की तरफ से। सारे एमपी मिलकर ताने कसते थे, कोई देशद्रोही बताता था, कोई क्या क्या कहता था। क्या क्या सुना हो 1 साल उस देश की संसद में, मेरी आत्मा उस बात की गवाही देती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज इस बात को नहीं भूल सकते, और भूल गए तो आने वाले समय हमें भूल जाएगा। जो आपका तिरस्कार हुआ तब जब कर्मचारी निकले ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उनका लाठीचार्ज, कर्मचारियों का तिरस्कार। जब सरपंच निकले अपने मांगों को लेकर, उनका लाठीचार्ज, सरपंचों का तिरस्कार। जब हमारी बहनें आशा वर्कर आंगनबाड़ी जब निकली, इनके तिरस्कार, उनके लाठीचार्ज। करनाल के अंदर गाँव का सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, मनरेगा का वर्कर, जिसके मनरेगा का बजट खत्म कर दिया सरकार ने, जब ये पंचकुला गए, इनके ऊपर लाठीचार्ज गरीब आदमी पर। जब हमारी खिलाड़ी लगातार, जो खिलाड़ी हमारी बैठी, हमारी बहनें, वो खिलाड़ी बैठी जंतर मंतर पे, आज उनका जो तिरस्कार हुआ वो आपके सामने किस तरीके से महिला खिलाड़ियों का, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश के हमारे गौरव, 7 खिलाड़ी, 7 महिलाएं, उन्होंने कंप्लेन की लेकिन FIR तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को कहा कहना पड़ा कि FIR करो, और पहली बार ऐसा है कि ऐसी FIR का तो गिरफ्तारी नहीं हुई। पिछले 6-5 महीने से हमारी बेटियां दर की ठोकरें खा रही हैं। कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और अब मीडिया ट्रायल, ऐसा लग रहा है कि हर रोज मीडिया पे अलग अलग बातें की जाती है, उन खिलाड़ियों से जवाब पूछा जाता है। ट्रायल खिलाड़ियों का किया जा रहा है, ट्रायल करना चाहिए उस आरोपी का, उस अपराधी का, उनका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मीडिया का हमारी बेटियों किया जा रहा है। ऐसा तिरस्कार जो ये देश में एक ऐसी सरकार, और कल शाहबाद में हमारे किसान सूरजमुखी पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे, कल उन पर लाठीचार्ज। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग पे लाठियां बरसाई हो, हर वर्ग का अपमान किया हो, हर वर्ग के साथ अन्याय किया हो,
आपके और हमारे मान सम्मान को इस सरकार ने ठोकर मारने का काम किया है। ऐसी सरकार से आने वाले समय में ऐसी सरकार के खिलाफ संघर्ष और लड़ाई में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपका साथ और आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ कोई लड़ाई में हम नहीं नहीं मिलेगा जी, खाना बिका हुआ है, एक प्रस्ताव ये है कि ये सभा, आज की सभा कल कुरुक्षेत्र में किसानों पे हुई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है। पहला प्रस्ताव, अगर निंदा करती है तो ऊपर हाथ खड़ा करके भाई सारे जो है मैं निंदा करूं। दूसरा, ये सभा महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद को गिरफ्तार न करने की कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक बार हाथ खड़ा करके मैंने जैसे कहा साजिश और षड्यंत्र कर जाएंगे आपके खिलाफ। दिल्ली में भी बैठे और चंडीगढ़ में बैठे, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन बल है, इनके पास मीडिया बल है और इसे लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका साथ है, उसमें आप कसर मत देना। उसमें कसर देखी बाकी रह गई तो मैं सोचता हूँ फिर हमारे पास कुछ नहीं।